नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, कल हमने एविडेंस एक्ट पर वीडियो बनाया था, उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। कई महत्वपूर्ण जानकारियां अभी बाकी हैं। वीडियो में कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, यही कारण है कि वीडियो पूरा अपलोड नहीं हो पाया है। तो मैंने कल आपको प्राइमरी एविडेंस के बारे में बता दिया था। प्राइमरी एविडेंस के अलावा सेकेंडरी एविडेंस होते हैं, इसके बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया था। सेकेंडरी एविडेंस में मैंने ये बता दिया था कि कॉल रिकॉर्डिंग जनरली वैलिड नहीं होती हैं। कॉल रिकॉर्डिंग तब वैलिड होती हैं जब उस कॉल रिकॉर्डिंग में किसी अपराध के घटित होने का बोध हो रहा हो, यानी कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में एक पक्ष किसी क्राइम को करने की बात कर रहा हो या किसी क्राइम को उसने किया है, उसको वो कबूल रहा हो, वो भी जघन्य अपराध, तो ही हम उस कॉल रिकॉर्डिंग को वैलिड मान सकते हैं। क्योंकि इसमें जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, और कि अगर किसी भी कॉल रिकॉर्डिंग से किसी अपराध होने का बोध हो या उसकी जानकारी मिले तो ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग को वैलिड माना जाएगा। ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग को प्राइवेसी का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि वो अपराध हो, और अपराध भी ऐसा अपराध जिसको कानून अपराध मानता है। ऐसा नहीं कि आप उसको मन से बना ले कि ये क्राइम है वो क्राइम है, ऐसा क्राइम नहीं। ऐसा क्राइम जो कानून की किताब में क्राइम माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो क्या कहते हैं कॉल रिकॉर्डिंग्स होते हैं वो वैलिड रहते हैं। उसके अलावा आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग कर लो, उसको कोर्ट में दिखा दो कि वो ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, तो ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग मान्य नहीं रहती हैं। और अगर हम ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग दिखाते हैं तो हो सकता है कि प्राइवेसी के वायलेशन में कोर्ट हमारे खिलाफ ही किसी तरह के मुकदमे चलाने का आदेश जारी कर दे, तो ये वैलिड नहीं रहती। कोई वीडियो आप दिखाते हैं तो वीडियो के संबंध में आपको सेक्शन 63B, जो पहले 65 था अब 63 हो गया है, उसके तहत आपको उस वीडियो को पेश करना पड़ेगा। और उस वीडियो के लिए आपको 63B का एफिडेविट देना पड़ेगा। तो इसमें हम यही सलाह देते हैं कि अगर ऐसे कोई वीडियोस आपके पास हैं तो कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे इन वीडियो को पेन ड्राइव वगैरह में आप डाउनलोड करवाइए, और उनके द्वारा ही वो लोग आपको सर्टिफिकेट देंगे और उसके माध्यम से ही उसको कोर्ट में पेश करें, ताकि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हो जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, सेकेंडरी एविडेंस इन्हें ही क्या कहा जाता है। और सेकेंडरी एविडेंस में कोर्ट को सोचना इसलिए पड़ता है कि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होते हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, किसी तरह की फोटोकॉपी आपके पास किसी डॉक्यूमेंट की है तो वो वैलिड नहीं मानी जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप अगर ये कहते हैं कि मेरे पास इसकी फोटोकॉपी उसकी फोटोकॉपी, इसकी कोई वैल्यू दोस्तों नहीं रहती है। ठीक, तीसरी बात, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आप चाहते हैं कि जो जज है वो तुरंत विश्वास कर ले और आपको किसी तरह का एफिडेविट 63B का ना देना पड़े, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें कहा गया है कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मोबाइल चैटिंग वगैरह है या किसी तरह का कोई वीडियो है, ऐसा कुछ भी है, तो आप डायरेक्ट अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप जज को दिखा सकते हैं। अगर आप उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से संबंधित जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह है वो आप कोर्ट को दिखाते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको किसी तरह के एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि आप जो हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को देते हैं और वो उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कहीं व्यक्ति जो है अपने पास रख लेता है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस नहीं मिलते हैं। उसकी कॉपी आप करवा लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, बाकी ओरिजिनल आपको जमा करने पड़ते हैं। तो इसका क्या इलाज है? तो इसका ये इलाज है कि अगर कभी आप ऐसा करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे काम आ सकता है किसी चीज़ के लिए, और अभी आप उसको जमा कर रहे हैं और अब वो आपको वापस नहीं मिलेगा, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आप किसी पब्लिक नोटरी जो एडवोकेट्स होते हैं उनको दिखा दें। तो वो क्या करेंगे कि आपकी जो फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट है उसमें सील लगा देंगे। तो इस तरीके से जो आपकी फोटो कॉपी वाले डॉक्यूमेंट हैं
वो सर्टिफाइड माने जाएंगे और फिर उसके लिए कोर्ट एविडेंस नहीं मांगेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड है, अगर आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवाएं और उस फोटोकॉपी में नोटरी जो पब्लिक नोटरी होता है उसकी सील लगी हो, साइन हो, तो वो फिर उसके लिए आपको कोर्ट में असली आधार कार्ड नहीं ले जाना है, क्योंकि आपकी फोटोकॉपी में पब्लिक नोटरी की साइन है और सील है। लेकिन पब्लिक नोटरी ये काम करते हैं, लेकिन सोच समझ के करते हैं, और ये काम वो तभी करते हैं जब आप उनको असली डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, उसी तभी ये काम वो करते हैं। आप कई बार ये होता है कि हम कोई क्लेम करते हैं, एक्सीडेंट का केस हो जाता है। अब एक्सीडेंट केस में क्या होता है कि जो बीमा कंपनी होती है वो हमारे ओरिजिनल बिल मांगती है। अब ओरिजिनल बिल आप उनको दे रहे हैं, लेकिन कई बार आप सोचते हैं कि अगर ये बिल मेरे पास ही रहे तो अच्छा है, लेकिन अब वो बिल तो आपको जमा करने पड़ेंगे, उसकी कॉपी आपके पास रहेगी। और भविष्य में अगर आपको उस बिल का कुछ काम पड़े, कोई आपकी ऐसी प्लानिंग है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उस बिल को उसी समय नोटराइज करवा लें पब्लिक नोटरी से। और पब्लिक नोटरी नोटराइज करने के पहले आपके ओरिजिनल बिल देखेगा, उसके बाद इसको नोटराइज करेगा। वो ओरिजिनल देखे बिना नोटराइज नहीं करेगा। तो जब आप ऐसा करवा लेंगे, उसके बाद जो भी आपके बिल हैं वो आप अगर सामने वाली पार्टी को दे देते हैं, लेकिन फोटोकॉपी आपकी नोटराइज है, तो वो फोटोकॉपी जो है भविष्य में अगर कोई मुकदमा कुछ भी होता है वहाँ पर वो प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस का काम करेगी। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर जैसे कि हमारे पास एक केस आया था, तो उस केस में ये हुआ ये था कि हमारे क्लाइंट पर फर्जी जो क्या कहते हैं वसीयत होती है, ये फर्जी वसीयत बनाने का आरोप लगा था। तो हमने जो है जब हमारे क्लाइंट पर पुलिस ने एफआईआर करी और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो वो वसीयत थी उसकी कॉपी मंगवाई, और वो वसीयत फर्जी नहीं थी, ओरिजिनल थी, और वो लगभग 30 साल पुरानी वसीयत है। तो पुलिस ने कहा कि आपको ओरिजिनल लेके आनी पड़ेगी। तो मेरे क्लाइंट ने मुझसे कहा कि पुलिस तो ओरिजिनल मंगा रही है। तो मैंने कहा कि अपन एक काम करते हैं, इसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेते हैं और ओरिजिनल जो है पब्लिक नोटरी को दिखा के फ़ोटोकॉपी में सील साइन लगवा लेंगे। उसके बाद पुलिस को ओरिजिनल दे देंगे, क्योंकि पुलिस का कोई भरोसा नहीं है, कल को पुलिस ओरिजिनल जो वसीयत उसको फाड़ के फेंक देता, हम क्या करेंगे। इसीलिए हमने पुलिस को दे दिया, लेकिन फ़ोटोकॉपी पर पब्लिक नोटिस हमने सील लगवा ली। तो अब क्या है कि अगर हालांकि पुलिस ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि पुलिस ने हमने जब पुलिस को वो वसीयत की कॉपी दी तो पुलिस ने उसके बदले हमें एक रिसीविंग दी है, लेकिन फिर भी पुलिस का कोई भरोसा नहीं है, कल को पुलिस कुछ कर दे तो हमारे पास जो हमने पब्लिक नोटिस से सील लगवाई है वो वाली वसीयत है हमारे पास। तो वो वसीयत अब असली वसीयत के समान ही वैलिड मानी जाएगी। तो अगर आप असली डॉक्यूमेंट कहीं हमेशा के लिए दे रहे हैं, तो फिर आपकी ये ड्यूटी है कि अगर आपको लगता है कि भविष्य में ये डॉक्यूमेंट किसी मुकदमे में या किसी और काम में काम आ सकते, तो फिर आप उसको पब्लिक नोटरी को दिखा के उस पर सील लगवा लें, तो इससे उसकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें दोस्तों आपकी समझ में आ गई होंगी, और प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें कानून में होती हैं जिसको साबित नहीं करना पड़ता। ऐसी चीज़ों को कानून की भाषा में, इंडियन एविडेंस एक्ट की भाषा में जुडिशियल नोटिस कहा जाता है। इसे हिंदी में न्यायिक अवीक्षा कहते हैं। जुडिशियल नोटिस यानी न्यायिक अवीक्षा, जिसमें कि कई पॉइंट्स दे के रखे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जुडिशियल नोटिस का सेक्शन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसमें आप डालेंगे जुडिशियल नोटिस सेक्शन इंडियन एविडेंस है तो फटाक से वो खुल जाता है। तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको कोर्ट को साबित नहीं करनी है। तो उसमें लाइन से देकर रखा हुआ है कि कोई ऐतिहासिक चीज़ है जिसके बारे में आम धारणा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं, अलग अलग लॉ हैं, उसके बारे में बताया गया है, कोई मतलब संस्कृति या सभ्यता की बात है उसके बारे में बताया गया है, जो पुलिस के नोटिफिकेशंस हैं, उसके अलावा गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन है, राष्ट्रपति भवन के नोटिफिकेशन है,
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, ऐसे पूरी लिस्ट देकर रखिए कि ये चीज़ें आपको साबित नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें जज को आगे होकर पता रहनी चाहिए। इसका ये मतलब है। हालांकि रियलिटी ये है कि जजों को पता नहीं रहता है, हमें ही बताना पड़ता है, और हम जब बताते हैं उसके बावजूद भी जज साहब उसको मानने को तैयार नहीं होते कई बार। तो ये वास्तविकता है कोर्ट की। लेकिन तो लेकिन हम जो लॉ है उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इन इन बातों को आपको कोर्ट में साबित नहीं करना है, क्योंकि चीज़ें जज को पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको जुडिशियल नोटिस कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो दो भागों में साक्ष्य यानी एविडेंस को बांटता है। एविडेंस कोर्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ही आप प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते। किसी तरह की फोटोकॉपी वैलिड नहीं होती। फोटोकॉपी सिर्फ तभी वैलिड होती जब आप कोर्ट को ओरिजिनल दिखा दें, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो फोटोकॉपी की कोई वैल्यू दोस्तों नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से इंडियन एविडेंस एक्ट पर मैंने शॉर्ट मतलब बहुत ही छोटे तरीके से आपको इतने बड़े कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और रहती है, हालांकि चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन जब केस हमारे ऊपर लगते हैं तो हमको समझ में आता है। इसमें एक्सपर्ट एडवाइस का भी एक कॉलम रहता है कि अगर कोई ऐसा एविडेंस पेश किया गया है जिसके सही या गलत होने की जानकारी कोई एक्सपर्ट ही दे सकता है, तो इसको एक्सपर्ट एडवाइस कहा जाता है, और इसके लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि किसी एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाए। उदाहरण के लिए आपने कोई साइन किया हुआ है, बाद में आप मुकर जाते कि मेरे साइन नहीं है, तब जो है अपोजिट पार्टी एक्सपर्ट का व्यू लेना चाहेगी और किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, किसी हेड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा और वो अपनी रिपोर्ट इस पर पेश करेगा। तो एक्सपर्ट एडवाइस को भी इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो सबूत के तौर पर देखता है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी ये जो जानकारी है ये आपकी समझ में आई होंगी, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक